अच्छा, हाँ। हेलो एवरीवन। अब जा रही है सर? ओके। तो लिटरेरी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्स थे जिसके आधार पर हुआ, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल थे और कौन कौन से फॉरेन डिटेल्स थे? जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं प्लीज आप, मैं कोशिश करूंगी ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश में जो भी कीवर्ड्स है बोलेंगे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम फिर मैं दोनों भाषा में लिखूंगी तो बहुत ज्यादा है। मैं हेडिंग लिख चुकी हूँ। दूसरा, यहाँ पर जब हम बात करेंगे यानी कि प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करेंगे तो प्रोमिनेंट रूलर्स में मेनली चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी चर्चा जो है बिंदुसार की भी करनी पड़ेगी। और सम्राट अशोक तो सबसे प्रमुख थे इस वंश के शासक। अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की
नींव रख दी, शुरुआत कर दी। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं मौर्यों में, यानी कि जितने भी मेन फीचर्स थे मौर्यकालीन पीरियड्स के, उनके फीचर्स में भी अलग अलग बात हमें करनी पड़ती है। जैसे हम अगर बात करें, सबसे पहले हम अगर करें राजनीतिक विशेषताओं या राजनीतिक संरचना की, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इनके यहाँ, इसमें हमें कई पॉइंट्स देखने होते हैं। लाइक जैसे कि आप बात करेंगे, इनके यहाँ जो प्रांतों का विभाजन किया गया था, जो प्रोविनेंस को डिवाइड किए गए थे, क्योंकि शुरू में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रोविनेंस थे, अशोक के जाते जाते 5 प्रोविनेंस हो जाते हैं। तो कौन कौन से प्रोविनेंस थे? इसके अलावा यहाँ पर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहता था, यानी कि प्रशासन किस तरह से काम कर रहा था। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखना होगा न्याय व्यवस्था कैसा था, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं राजनीति के ही पार्ट हम देख के मान लेंगे। तो जो जुडिशियली सिस्टम था वो कैसा था। इसके अलावा यहाँ हम बात करेंगे सैन्य, यानी कि मिलिट्री सिस्टम कैसा था, यहाँ पर काम कर रहा था। और इसके अलावा आपको यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था की बात की जाएगी। इन सब को जो है आपको देखना होगा। ठीक वैसे ही आगे जाइएगा आप सभी, तो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सामाजिक की बात करेंगे आप। सामाजिक के अलावा आप बात करेंगे धार्मिक की, क्योंकि ये जो थे कई धर्मों को इन्होंने महत्व दिया था। इनके यहाँ हमें जैन भी, बौद्ध भी देखने को मिलता है, ब्राह्मण धर्म भी, आजीवक संप्रदाय भी देखने को मिले। तो कौन कौन से धार्मिक थे। और लास्टली इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर कैसा था, यानी आर्थिक व्यवस्था इनकी कैसी थी, उन पर जो है हमें बात करने का पड़ेगा, क्योंकि कृषि भी देखने को, एग्रीकल्चर भी है हमें। करेंसीज इनके यहाँ कौन कौन सी मिलती है उसकी हम बात करेंगे। इनके यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री देखने को मिली, ये सभी जो है उसके सब पार्ट, ये क्या होंगे, पार्ट हो गए, बाकी हमें सब पार्ट। इसमें भी जब हम न्याय व्यवस्था में आएंगे तो किस तरीके, सेना में कौन कौन था शामिल, पैदल सेना होती थी, नौसेना यानी कि नेवी भी था इनके यहाँ, रथ भी थी। तो उन सब की बात एक एक कर डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पर लिखिए मेन सोर्सेज ऑफ मौर्यन पीरियड लिखिएगा, मतलब जो इंग्लिश में लिखे हैं, नहीं तो मौर्यकालीन लिख लीजिएगा। मौर्यकालीन जो है उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत। जानकारी के प्रमुख स्रोतों में सबसे पहला हेडिंग बनाइए, मौर्य काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत। पहली हेडिंग क्या है, मौर्य काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मुगल पीरियड। पहला लिखिए साहित्यिक, यानी कि लिटरेरी क्या था, लिटरेरी। लिखिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, क्योंकि इसमें हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमें इनके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों की जानकारी मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एक बार बिहार में पूछ के और ई आंसर माना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो ये पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र मेनली पॉलिटिकल थी, लेकिन उसके अलावा उसमें इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर का भी जो है वर्णन किया गया है। तो ये हुआ मुद्रा राक्षस हो गया। नेक्स्ट लिखिए पतंजलि की महाभाष्य, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, हाँ सही होगा, पतंजलि की महाभाष्य।
महाभाष्य किस पुस्तक से संबंधित है, किसका टीका माना जाता है महाभाष्य को? पाणिनि की रचना कौन सी थी व्याकरण की? को क्या नाम था? पाणिनि की रचना। हाँ, अष्टाध्यायी की ही टीका माना जाता है किसे? उसके अलावा लिखिए बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, बुद्धिज्म एवं जैनिज्म टेक्स्ट्स जितनी भी थी, क्योंकि कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं इसमें, कुछ धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर बुक्स भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं। तो बौद्ध से लिख लीजिए कौन कौन सी प्रमुख बौद्ध के जो ग्रंथ हैं जिससे मिलते हैं। बौद्ध में लिखिए दीपवंश, क्योंकि श्रीलंका की जानकारी मिलती है और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। उसके अलावा महावंश, कल मैंने लिखवाया था, महावंश से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यों के शासनकाल की। नेक्स्ट लिखिए दिव्यावदान, क्योंकि दिव्यावदान से अशोक से लेकर शुंग काल तक की जानकारी मिलती है, वो बौद्ध से करके निकलना है एरो। नेक्स्ट जैन में लिखिए कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, कल्प सूत्र एवं परिशिष्ट पर्वन। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? हाँ, कल्प सूत्र के हैं भद्रबाहु और परिशिष्ट पर्वन के, परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, जिन्होंने किस तहत संलेखना विधि से जो है शरीर की त्याग की थी। कल हमने लिखवाया था 3 ने की थी मुख्य, एक चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा देखिए ऐसे होता है कल्प सूत्र, आप लोग जिसे नहीं आता है बोल दीजिए, यहाँ बोलने के लिए ही आपको बुलाया गया है, वरना हम ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास ले लेती मैं, ताकि आप अपनी बात कह सकें। परिशिष्ट पर्वन, पर्वन ये तो इसके थे हेमचंद्र जो कि एक जैन विद्वान थे, और इसके भद्र बाहु। नेक्स्ट लिखिए पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सेकंड लिखना है पुरातात्विक। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लिखिए, इंस्क्रिप्शंस से ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस अभिलेख होते हैं इंस्क्रिप्शंस, तो कौन कौन इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिली थी? तो लिखिए जूनागढ़, कहां से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख? जी, अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। काली पॉलिश मृदभांड, ब्लैक पॉलिश पॉटरी जो थी वो, काली पॉलिश मृदभांड, ब्लैक पॉलिश पॉटरी। आहत सिक्के, जो पुराने सिक्के होते थे, करेंसी जो उनके समय काल की होती थी, तो कौन सा सिक्का था इनके शासन काल में? किस सिक्के को मौर्यों के शासन काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? उस सिक्के को किस नाम से जानते हैं? किस करेंसी को इन्होंने जो है दिया था अपने स्टेट का सिंबल के रूप में संरक्षण दिया था? पर्ण लिखिए, पर्ण और ब्रैकेट में लिखिएगा चांदी, सिल्वर जो करेंसी थी, पर्ण उसे दिया था इन्होंने राजकीय संरक्षण। पर्ण प और अण, चांदी का सिक्का था, क्योंकि चांदी के सिक्के इनके यहाँ सबसे अधिक हमें शुरुआती समय में देखने को मिले। उसके अलावा लिखिए स्तूप, चैत्य एवं विहार, क्योंकि अशोक द्वारा कई जो है स्तूप, वो क्या बोलते हैं, विहारों का निर्माण किया गया। फिर महाराष्ट्र वगैरह में हमें कई चैत्य मिलते हैं जिसका बौद्ध धर्म से भी संबंध होता है। और उसके अलावा स्तूप, क्योंकि बौद्ध धर्म के मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध का स्तूपों का निर्माण जो है शुरू किया गया था। तो ये जो है इनकी जानकारी का। एक साहित्यिक में छूट गया, लिख लीजिए, साहित्यिक वाले में लिखिएगा पुराण। किस पुराण से मौर्यों की जानकारी मिलती है? पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? हाँ, तो उसमें से किस पुराण से मौर्यों की जानकारी मिलती है? हाँ बिल्कुल लिखिए, पुराण में वायु पुराण।
नेक्स्ट लिखिए विदेशी विवरण, फॉरेन डिटेल्स। उसके अलावा ये भी होंगे जैसे बहुत सारे भवन, इमारत वगैरह, क्योंकि खुद मौर्य का राजप्रसाद जो था जानकारी का इतना बड़ा सोर्स माना जाता है, तो वो लिखिए। तीसरा क्या है? विदेशी विवरण। लिखिए मेगास्थनीज, डाइमेकस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनीसियस, ऐसे होता है। डाइमेकस, डायोनीसियस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटो, बहुत सारे हैं, कुछ का नाम लिख लीजिए। क्या? हाँ प्लूटो तो, हाँ प्लूटार्क ही है, एक तो एक चलने फिर रुक जाता ये। टार्क, टार्क, र बाद में आ रहा है ना, टार्क, ये ऊपर टॉप पे नहीं है। बस ये याद रखने के लिए अब जाइए, सबसे पहले जो प्रोमिनेंट रूलर्स रहे हैं उनमें एक एक कर बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से सिर्फ जानने की है। प्रश्न बनते हैं शासक और जो उनके फीचर्स हैं। ज्यादातर जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो बनेंगे शासक से। प्रमुख शासक में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, कब से कब तक मौर्यों का शासन रहा था अगर पूछा जाए प्रश्न तो? कब शुरुआत हुई थी? इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? कब? 500 में कहा था, उससे पहले शासन था। लिख लो जहां मौर्य साम्राज्य शुरू में लिखा है 322 से 185 बीसी, 322 से 185 बीसी, 322 से 185 बीसी तक शासन रहा था। 500 तक तो ये हर्यक वगैरह का शासन है। लिखो अब इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्या किसी ने कुछ कहा? अच्छा, पहला लिखो भारत का सबसे महान विजेता, ऐसे उनके नाम के नीचे लिखते जाना। भारत का सबसे महान विजेता, ग्रेटेस्ट कन्क्यूरर ऑफ इंडिया। दूसरा, कुशल प्रशासक, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। कुशल प्रशासक, इफिशिएंट नहीं, इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं इफिशिएंट। हाँ, नेक्स्ट लिखो साम्राज्य निर्माता, क्योंकि प्रथम साम्राज्य निर्माता लिखना, प्रथम लिखो, प्रथम साम्राज्य निर्माता। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, प्रथम साम्राज्य निर्माता यानी फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। उसके अलावा लिखो इन्हें इसके अतिरिक्त भी और कौन कौन सा जाना गया था? भारत का मुक्तिदाता। ये सब कह सकते हैं कि इनको उपनाम जो निकनेम या सरनेम दिए गए थे वो हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए ये सरनेम है।
भारत का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पावर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया। हो गया। अब लिखो, इसके पहले कहानी थोड़ी सी सुन लो कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासक बने थे। हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कोई स्थानीय शासक थे, जिनका किसी से लड़ाई होता है दूसरे स्थानीय शासक से और वो मारे जाते हैं। जहाँ के इनके पिता शासक थे, वहां किसी दूसरे स्थानीय शासक से उनका युद्ध होता है और इनके पिता मारे जाते हैं। तब चंद्रगुप्त जो थे अपनी माता के गर्भ में थे, तो इनकी माता को लगा कि मेरे पुत्र को भी मार दिया जा सकता है। तो इनकी माता किसी दूसरे शहर पाटलिपुत्र के आसपास के रीजन में आ गई अपने भाई के पास, भाई के साथ यानी उनके मामा के साथ। जब उनका जन्म होता है तो कुछ दिनों पश्चात उनकी माता एक ग्वाले के घर उन्हें रखकर वापस अपने शहर में चली जाती हैं जहां से वो थी। वो ग्वाला कुछ दिनों तक उन्हें पालता पोसता है। वो समझ जाता है कि ये जो बच्चा है बहुत आगे जा सकता है। वो जब भी खेलता था, जो बचपन में हम लोग खेलते हैं, तो जब लड़ाई होती थी तो जैसे कुछ समझदार उसमें बच्चे होते हैं जो लड़ाई को सुलझाने का काम करते हैं। तो जब वो जा रहा था तो एक पहेलिया ने उन्हें देख लिया, जो नहीं पक्षी वगैरह खरीदते हैं, तो वो सोचा कि ये बच्चा बहुत समझदार है कि सभी बच्चे लड़ाई कर रहे हैं उस वस्तु के लिए और ये उन्हें समझा रहा है। और एक अच्छा साम्राज्य निर्माता कौन हो सकता है, या शासक, जो जनता के युद्धों को या जनता के बीच जो समस्याएं हैं उसे सॉल्व कर दे। तो वो बहेलिया लेके चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और फिर खेलते वक्त ही एक समय किसने देखा था, तक्षशिला के आचार्य कौन ने थे, चाणक्य ने। और वो चाणक्य उस बहेलिया से उन्हें खरीद कर और कहाँ लेकर जाता है, तक्षशिला में। तक्षशिला में उन्हें शिक्षा देता है। शिक्षा देने के पश्चात वो कैसे बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। हुआ क्या कि ये घटना आपने पढ़ा होगा कि जो धनानंद था, कौन था धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक, वो थोड़ा क्रूर तरह का शासक था। वो अपने शासन काल में जनता पर बहुत अधिक कर आरोपित किया था और जनता से उसे मतलब नहीं था, अपने रेवेन्यू से, यानी उसे कितना प्राप्त होता है। तो एक बार चाणक्य उसके दरबार में आते हैं। वो बताते हैं कि जो तुम कर रहे वो सही नहीं है, कि राजा का कार्य जनता की हित करना है, ना कि जनता का शोषण करना है। तो वो वापस क्या करता है, उसे मतलब धनानंद इतना क्रूर व्यक्ति था, इस तरह का वो अपमानित करके उन्हें निकाल देता है अपने दरबार से। ये वापस तक्षशिला जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात बताते हैं कि मैं मगध के क्षेत्र में गया था और ऐसा ऐसा मगध में वर्तमान में जो शासक है वो जनता के प्रति क्रूर तरीके का है। फिर ये दोनों मिलकर धनानंद को पराजित करते हैं, कौन, चाणक्य के सहयोग से। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का महत्व सिर्फ क्या है, युद्ध तो लास्टली चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था, पर जीता कौन, सॉरी नाम किसका हुआ, चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ने गुरु सिखाया था कि युद्ध कैसे करना है। और तो बस मैं इसीलिए कहती हूँ, बस बेस मानो टीचर को, पढ़ना आप ही को है, सिलेक्शन तभी होगा। तो उसके बाद जो है जीत होती है। लेकिन इस नाम क्यों मौर्य रखा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जहां से थे, स्थानीय पिता इनके जहां के थे, वो मौर्य कुल कहलाता था। उस समय वो क्षेत्र मौर्य कुल कहलाता था, इसीलिए इस वंश को मौर्य वंश से जाना गया। और फिर चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। ऐसा नहीं कि शुरू से ही चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, नाम था चंद्रगुप्त जब मौर्य वंश की नींव। और एक ये भी कहा जाता है कि इनकी माता जो थी उनका नाम मूर था, और मूर का अर्थ जो होता है वो मौर्य होता है, तो इसलिए शायद इस वंश का नाम मौर्य पड़ा था। जब ये शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भी अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, पाटलिपुत्रा, क्योंकि मगध की राजधानी उदयन के शासन काल से पाटलिपुत्रा चलती आ रही थी। उदयन ने किया, वैशाली में कालाशोक ने किया, लेकिन पुनः जो है शिशुनाग ने कालाशोक किया, कालाशोक ने पुनः
शिशुनाग ने वैशाली किया, कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। उसके पश्चात मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। अब मगध साम्राज्य उस समय क्यों अपने उत्कृष्टता पे था, ये क्योंकि हमने अभी मगध पे तीनों वंशों पे बात नहीं की थी। तो मगध साम्राज्य के कई कारण थे उत्कृष्टता के, यानी कि ये क्षेत्र जो था उस समय अपने समकालीन और जो भी आसपास के क्षेत्र थे उनमें सबसे समृद्ध क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र था वो अगर फसल की दृष्टि से भी बात की जाए तो उपजाऊ थी। क्यों? क्योंकि गंगा से जो जलोढ़ हर वर्ष जो बाढ़ का पानी आता है, तो बाढ़ के पानी में जो मृदा निर्मित होती है, दो तरह की मृदा हो जाती है, एक पुरानी और एक नई जलोढ़ कहलाती है। तो भूमि उपजाऊ था जहाँ चावल की अच्छी पैदावार होती थी इन क्षेत्रों में। उसके अलावा उत्तर बिहार का जो क्षेत्र था वनों से घिरा हुआ था, उत्तर नहीं दक्षिण बिहार का। तो यहाँ पर क्या है, समृद्ध जंगल वगैरह बहुत ज्यादा थे, तो उससे यहाँ पर इमारती लकड़ियों का व्यापार पहले होता था, यहाँ तक कि निर्यात किए जाते थे, तो इसलिए भी समृद्ध था। दूसरी बात कह रहे हैं तो यहाँ पर जंगलों के होने के कारण यहाँ पर हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, तो ये हाथी युद्ध में काम आते थे। रथ जो हाथी वाले भी रथ बनते हैं, तो ऐसे सेना में काम आते थे। उसके अलावा जो मगध की दो राजधानियां रही थी एक समय काल में, वैशाली वो राजगृह भी रही थी, वैशाली भी रही थी। तो वैशाली में पहला विश्व का गणतंत्र था, तो वो काफी नाम था। उसके अलावा राजगृह जो था 5 पहाड़ियों से घिरा था अपने समय काल में, तो शत्रु की दृष्टि से वो भी बहुत जो है सुरक्षित था। और पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है, जो व्यापार की दृष्टि से भी समृद्ध था और जल दुर्ग से, यानी कि वाटर फोर्ट हुआ, चारों तरफ से जलों से घिरा था, तो शत्रु की दृष्टि से भी ये सुरक्षित था। तो कई कारण थे जो कि मगध को, तो इसमें अब जब जल था तो व्यापार का मुख्य साधन क्या था, जल मार्ग, तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा था। फसलें अच्छी होती थी, तो खाद्यान्न फसलों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। लोहे का और खनिज प्राप्त होते थे, तो यहाँ पर युद्ध के लिए अच्छे हथियार बनाए जा सके थे। इमारती लकड़ियों का प्रयोग रथ बनाने में भी होता था, घरों के निर्माण में भी होता था। तो इन कई कारणों से मगध जो था अपने शासन काल में उस समय उत्कृष्टता पे था। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत का जो सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध ही महाजनपद था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार सोचा। साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो हर्यक ने कोशिश तो की थी, लेकिन वो किस विधि से किया था, वो वैवाहिक नीति अपनाकर किया था। उसने विवाह 3 से किए, उनसे जो जो क्षेत्र मिला उनसे उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए, यानी कि वो इन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, और कुछ इन्हें क्षेत्र दहेज में मिला था। उसके बाद शिशुनाग का शासन आया, कोई विस्तार हमें देखने को नहीं मिला, नंदों के समय भी कोई नहीं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल हुआ तो इसने साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक किया, यानी नॉर्थ टू साउथ में अगर बात की जाए और ईस्ट टू वेस्ट में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, कोई बता सकता है? हाँ, यहां भी होगा, नॉर्थ वेस्ट में था, यहां तक था विस्तार। उत्तर में जो था इनका हिंदू कुश जो पर्वत आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में, पढ़े हैं, वहां तक। दक्षिण में विस्तार इन्होंने कर्नाटक तक किया था। कहां तक किया था? कर्नाटक तक विस्तार किया था। यहां पर बंगाल तक विस्तार था, यहां पर गुजरात में सौराष्ट्र तक था। गुजरात में कहां तक? और यहां जो विस्तार था उत्तर, ये ईरान। ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार यहां तक था। लिख लीजिए, पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों को इंटरव्यू में जवाब अगर पूछा गया कि साम्राज्य विस्तार भारत में किस शासक के समय काल में देखा गया था, यानी कि एक्सपेंशन, तो बहुतों ने अशोक बताया था। अशोक के शासन काल में सिर्फ एकमात्र प्रोविंस जुड़ा है यहाँ आकर, उड़ीसा वाला, बंगाल के नीचे का क्षेत्र उड़ीसा, तोसली जो है जुड़ता है। लेकिन साम्राज्य विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसे अशोक ने अपने शासन काल तक रखा था बस। लेकिन पहला याद पूछे तो रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
वो क्षेत्र जो सौराष्ट्र में सुपारा तक में माना जाता है। अब जब इसने 300 कब हमने देखा था शासन शुरू किया 322 में, तो 305 बीसी में इसके शासन काल में एक घटना होती है, कौन सी? सेल्यूकस निकेटर। कहाँ का था वो शासक? तो जब सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका युद्ध होता है, वो एक ग्रीक शासक था, तो उसके साथ जब युद्ध होता है तो युद्ध अंततः किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाता, तो ये दोनों एक संधि करते हैं, यानी ट्रीटी साइन होती है, और उस ट्रीटी के आधार पर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह किससे कर दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसके अतिरिक्त 500 हाथी के बदले 4 क्षेत्र, तभी तो ये विस्तार ईरान तक गया था, काबुल का पूरा अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र आया था, 4 क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में आता है। कौन सा वो 4 क्षेत्र था? जी बिल्कुल सही। तो पहले लिखिए, सीरिया का ग्रीक नरेश सेल्यूकस निकेटर के साथ, सीरियन नरेश या सीरियन किंग सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एक संधि करता है। चंद्रगुप्त मौर्य सीरियन नरेश या राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एक संधि करता है, जिसके अंतर्गत उसकी पुत्री हेलेना से विवाह करता है। हेलेना, क्या? हाँ, उनका पूरा नाम करने लिए हेलेना था। और यही माना जाता है कि भारत में प्रथम जो है अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था, यानी फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज जो है चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। पहली संधि ये हो गई कि पुत्री का विवाह। दूसरा क्या हुआ संधि में? 500 हाथी के बदले हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल का प्रांत चंद्रगुप्त के हिस्से में। 500 हाथी के बदले चंद्रगुप्त मौर्य, क्या प्लेस के चारों जगह कहां बोल रही हूं, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार। और इसका ही दूत आया था मेगस्थनीज, यानी उसका एम्बेसडर बनाकर किसे भेजा था फिर? मेगस्थनीज को। तो लिख लीजिए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। इसकी रचना कौन सी थी? हाँ, अब यहां हमने देखा, वो लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां हमने बात की कि इसने उत्तर में मतलब हिंदू कुश, जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा आगे का हिस्सा जो पाया, तो जो बंगाल पर विजय इसने प्राप्त की, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? कर्नाटक तक इसने साम्राज्य जो विस्तार किया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? और गुजरात में जो इसने क्षेत्र विस्तार किया, ये जानकारी कहां से मिलती है? सबसे जरूरी पूछा जाता है। तो बंगाल के विजय की जानकारी आपसे पूछा जाए कि बंगाल विजय जो हुआ था वो जानकारी कहां से मिलती है, तो बांग्लादेश का एक इंस्क्रिप्शन है जिसे महाअस्थाना अभिलेख कहते हैं। तो इससे ही लिख दीजिए कि ताकि पता चले कि इसकी जानकारी कहां से मिली है। महाअस्थाना अभिलेख, महाअस्थाना इंस्क्रिप्शन, महाअस्थाना अभिलेख, इससे किसकी जानकारी मिलेगी? बंगाल विजय। अब आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक का यानी दक्षिण भारत का अभियान कहां से पिया जीत का, तो ये लिखिए, एक तमिल ग्रंथ था। क्या नाम था उस तमिल ग्रंथ का? बताइए, किसी को पता हो तो।
आहना नूर और मुरना नूर। लिखिए, तमिल टेक्स्ट ग्रंथ आहना नूर व मुरना नूर, इनसे जो है इसकी जानकारी मिलेगी। अब बताइए गुजरात विजय की जानकारी कहां से मिलेगी? गुजरात विक्ट्री जी, तो गुजरात विजय की जानकारी या सुदर्शन झील, ये दोनों कहां से मिलेगा? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी। और यहीं पर जूनागढ़ अभिलेख से ऐसे करके एक लिखिए, सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी। झील के निर्माण, बिल्ड ऑफ सुदर्शन लेक। अब ये जो है किसने बनवाया था? अब प्रश्न है, देखिए एक ही से रिलेट होगा, ये बनवाया किसके? क्योंकि राजा तो सिर्फ घोषणा करेगा किसी चीज का, बनवाएगा कौन? रुद्रदामन तो आगल का शासक है, वो बनवाया जिनके द्वारा गया था ये, वो याद रखिएगा। सुदर्शन झील बनवाया गया था, उनका नाम था वैश्यगुप्त, वो पुष्यगुप्त वैश्य। और ये कौन था पुष्यगुप्त वैश्य? इसका गवर्नर था। किसका गवर्नर था? किसका गवर्नर होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ, तो सबसे पहले सुदर्शन झील से पूछा जाए। यहाँ एक और जो है फैक्ट्स को समझ लो, सुदर्शन झील में कभी भी पूछा जाए सुदर्शन झील के बारे में, तो याद रखिएगा इस लेक के निर्माण और पुनर्निर्माण, चाहे मरम्मत का काम पूछा जाए, 4 शासकों से जुड़ा हुआ है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा। दूसरा, अशोक के शासनकाल में इसी झील से होते हुए एक नहर निकलवाई गई थी, और उस समय अशोक का जो गवर्नर था उसका नाम था तिश। क्या नाम था? तिश। उसके बाद जब शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन आएगा, तो रुद्रदामन के शासनकाल में सुविशाख गवर्नर द्वारा उस झील का फिर से जो है निर्माण करवाया जाएगा, यानी पुनर्निर्माण। और इसके बाद एक और शासक का संबंध है सुदर्शन झील से, वो है गुप्तों में प्रतापी राजा एक और था स्कंदगुप्त, जिसके समय हुणों ने आक्रमण किया था, उसके जो है गवर्नर द्वारा भी इसका निर्माण करवाया गया था। उसके गवर्नर का नाम एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसके गवर्नर का कुछ नाम था वो याद नहीं आ रहा है, वो फ्लाइट गई। ओके, तो ये याद रखिएगा, 4 शासकों का नाम यहाँ सुदर्शन झील में, बस शासकों का नाम लिख लीजिए। अशोक, उसके अलावा लिख लीजिए रुद्रदामन, और उसके अलावा रुद्रदामन में भी द्वितीय, क्योंकि 3 है, रुद्रदामन प्रथम द्वितीय तृतीय, क्योंकि शकों में जो अंतिम था कौन था? रुद्रदामन तृतीय के समय शकों का अंत होता है। और उसके अलावा स्कंदगुप्त, इन 4 का नाम जो है लिख लीजिए। तो यहां तक जानकारी हमें मिलती है इससे। ईरान वाले क्षेत्र तक विस्तार कैसे हुआ है? जब इसे काबुल, कंधार, हेरात और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र मिल जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता कहां तक चला जाता है? ईरान तक जाता है। अब एक और जानकारी मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक बड़ा ही भयंकर अकाल आया था। तो उसकी जानकारी कहां से मिलती है? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस अकाल में सेवा दी थी, और उसी समय जो है उसने एक भंडार गृह का निर्माण करवाया था। हाँ, तो लिखिए, सोहगौर ताम्रलेख, कॉपर जो प्लेट पर लिखे जाते थे, सोहगौर ताम्रलेख, और उसके अलावा महाअस्थाना अभिलेख भी लिखिएगा। जो बंगाल का अभिलेख है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि उस अकाल के समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने राहत के कई कार्य किए थे, यानी मदद की थी। 2 लिखिएगा, अकाल से संबंधित है सोहगौर अभिलेख और ताम्रपत्र अभिलेख।
सोगौर ताम्रलेख और महाअस्थाना अभिलेख। अब हमने साम्राज्य विस्तार भी देख लिया, इनके द्वारा किए हुए कार्यों को भी बात कर ली। अब चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित और भी कुछ जो प्रमुख तथ्य हैं जो लिख लीजिए, मान लीजिए पूछा जाए तो। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, क्योंकि इसके जो पूर्वज का पता ही नहीं, इसके पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी और माता छोड़ के चली गई थी, तो ऐसा तो था नहीं कि ये किसी का उत्तराधिकारी तो नियुक्त हुआ नहीं था। तो इसने जो है जैन धर्म को एडॉप्ट किया था, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर संथारा विधि से शरीर का त्याग। कर्नाटक के चंद्रगिरी से जो है पहाड़ी से संथारा विधि से शरीर का त्याग। लेकिन ये जानकारी कहां से मिलती है, किस पुस्तक से, कि उसने संथारा विधि से, क्योंकि रचनाओं से ही हमें जानकारी मिली है, ऐसा तो नहीं कि उस समय के। तो लिखिए परिशिष्ट पर्वन में इसका उल्लेख है। हेमचंद्र की जो रचना परिशिष्ट पर्वन है उसमें ये उल्लेख है कि संथारा विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर का त्याग किया था। अब इससे संबंधित और भी एक दो तथ्य लिखिए। ग्रीक साहित्य में यानी ग्रीक लिटरेरी में इसे सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। ग्रीक साहित्य में इसे इट मीन्स कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकेटस दोनों है। सेंड्रोकोटस ऐसे लिखा है अगर किसी को नहीं आ रहा, सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस। पाटलिपुत्र को उस समय किस नाम से जाना गया था? विदेशियों ने पाटलिपुत्र का नाम किस नाम से उल्लेख किया था अपनी पुस्तकों में? विदेशियों ने, भारतीयों ने नहीं। जो विदेशी विवरण मिले हैं उसमें पाटलिपुत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? पालीबोर्था। सबसे पहले विलियम जोन्स ने ही तो अपनी रचना में बोला था कि जो बोर्था शब्द का प्रयोग हुआ है वो प्राचीन पाटलिपुत्र के लिए ही हुआ है। माता पिता ये सब नाम से तो कोई ज्यादा मतलब है नहीं। और एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक बात याद रखिएगा, जब ये इसके पिता के बारे में सही से जानकारी तो थी नहीं, तो ऐसा माना जाता है, बहुत लोगों ने कहा है कि ये जो है निम्न कुल का था। लेकिन ये माना जाता है कि चाणक्य जो एक ब्राह्मण था, क्या उसने एक निम्न कुल के बच्चे को शिक्षा देकर और एक साम्राज्य का निर्माता मान सकता था? तो याद रखिएगा हमेशा कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश को लेकर, कुल को लेकर जानकारी में अभी तक मतभेद है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा भी माना गया है या फिर पुराणों में भी कहा गया है कि ये मेनली निम्न कुल का था, लेकिन ये पता नहीं। जबकि कई जगह क्षत्रिय के रूप में माना गया है, क्योंकि चाणक्य ने इसे दीक्षा देकर जो है और इस लायक बनाया था। तो मतभेद है, उससे आपको पूछेगा नहीं कि क्षत्रिय था कि क्या था। बस ये लिखिए कि मुद्रा राक्षस में एक लाइन लिखिए, मुद्रा राक्षस में इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, वृषल, व्री स और ल, इसका अर्थ होता है निम्न कुल का। इसके शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन था? जब इसका शासनकाल था तो प्रधानमंत्री के रूप में कौन था? हाँ, तो लिख लीजिए प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु पश्चात
जो इसके बाद बना था शासक बिंदुसार, उसमें भी कुछ समय तक चाणक्य ही प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है उनमें जो है राधा गुप्त नाम कर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो अर्थशास्त्र जो रचना थी उससे मेनली जो शासनकाल की जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। खैर जब हम प्रशासन वगैरह पे बात करेंगे तो वहां बात करेंगे। नेक्स्ट अभी शासक की बात करें हैं। नेक्स्ट लिखिए बिंदुसार। अच्छा हाँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को भी लिख लीजिएगा कि कब से कब किया था। तो 322 से मुझे लग रहा है 298 BC तक किया होगा। हाँ यहां तक लिखिए किया था। नेक्स्ट लिखिए बिंदुसार। नेक्स्ट जो रूलर्स था वो कौन था? बिंदुसार। इसे कौन कौन से सरनेम दिए गए थे या फिर निकनेम? लिख लीजिए पहले निकनेम। अच्छा इसके शासन को लिख लीजिए 298 से 274 BC। 298 से 274 BC। अमित्र घात उपनाम में या सरनेम में लिखिए अमित्र घात। ये मिलता है अमित्र घात का अर्थ जो होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ब्रैकेट में लिख लीजिए शत्रुओं का नाश करने वाला। और ये नाम मिलता है महाभाष्य। किसकी रचना है महाभाष्य? पतंजलि की। हाँ दूसरा लिखिए भद्रसार और मद्रसार। भद्रसार और मद्रसार भी कहा गया था। इसे जो उपनाम दिए गए थे अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, भद्रसार और मद्रसार, ये पुराण में कहा गया है। किस पुराण में कहा गया होगा? उसके अलावा लिखिए सिंहसेन कहा गया था। सिंहसेन। और जिस प्रकार उसे सेंड्रोकोटस कहा गया था, अमित्र घात है, तो अमित्र घात को जो विदेशी शासक थे वो जिस नाम से जानते थे, मतलब अमित्र घात को ही उन्होंने अमित्रोकेटस कहा है, क्योंकि वो लोग सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहते, तो वो अमित्रोघात, क्योंकि हिंदी तो वो यूज करेंगे नहीं, तो वो जो लिखे थे उनके लिए अमित्रोकेडस। बस याद रखिएगा, उसी से मिलता जुलता है तो पता चल जाएगा। अब इसके शासन में कौन सा 2 विदेशी यात्री आया था? बिंदुसार का कौन आया था? 2। हाँ लिखिए। तो डाइमेकस कौन था? कहाँ का शासक ने भेजा था उसे अपना एम्बेसडर बनाकर? हाँ लिखिए। सीरिया नरेश एंटियोकस का दूत, सीरिया नरेश या सीरियन किंग एंटियोकस प्रथम का दूत डाइमेकस। अब इसी सीरियन नरेश से बिंदुसार ने मांग की थी 4 चीजों की, 3 चीजों की बल्कि। सूखी अंजीर की मांग की थी, शराब की मांग की थी और दार्शनिक की मांग की थी। तो सीरियन नरेश ने इसे सूखी अंजीर और शराब तो दिया, लेकिन बोला कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान की बात है। तो ज्ञान का कभी, इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका कभी व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉलेज है। तो उसका आप सिखा सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो, पर वो बिजनेस की तरह उसका यूज नहीं किया जा सकता। तो उसने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो बस लिख लीजिए, क्योंकि कब हुआ होगा? अच्छे रिश्ते होंगे तभी तो एम्बेसडर भेजा होगा। हमारे जिस देश के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं, उन्हीं के यहाँ हम अपने एम्बेसडर बनाए जाते हैं, एम्बेसी बनाए जाते हैं। तो अच्छे संबंध थे, इसीलिए लिखिए मदिरा, शराब को मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। और दार्शनिक से लिख लीजिएगा कि विक्रय नहीं, क्योंकि कभी भी ज्ञान का जो है व्यापार नहीं किया जा सकता।
दूसरा लिखिए, मिस्र शासक टॉलमी द्वितीय का राजदूत कौन आया था? एक और आया था, डायोनिसियस। मिस्र शासक या राजा टॉलमी द्वितीय, जिसका पूरा नाम वैसे था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, पूरा नाम था उस शासक का टॉलमी द्वितीय, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फियस, एक तो नाम इनका होता था फिलाडेल्फियस। इसका कौन सा था एम्बेसडर? डायोनिसियस। लिख लीजिए डायोनिसियस। तो बस दो का नाम याद रखना, निसियस, डायोनिसियस, क्योंकि ये पूछा गया है। नेक्स्ट लिखो, आजीवक संप्रदाय से संबंधित क्यों, और आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है? और मखली गोसाल शुरुआती समय में किस धर्म का संरक्षण था, मतलब किस धर्म? हाँ, जैन धर्म से निकल के उसने जो है आजीवक संप्रदाय को शुरू किया था। अब लिखिए नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला पर 2 बार आक्रमण हुआ था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला पर 2 बार अटैक जो हुआ था, तो एक बार अटैक में अशोक को भेजा गया था और एक बार सुसीम, जो कि उसका बड़ा भाई था, यानी कि बिंदुसार का बड़ा बेटा जो था सुसीम। अच्छा, अशोक अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का गवर्नर था? जब अपने पिता का शासनकाल था, हाँ, राधा गुप्त बन गए थे। अब एक और पॉइंट लिखिएगा, इसने अपने शासन को चलाने के लिए, आप देखे होंगे कि बहुत सारे राजा अपने शासन में जो भी नियम लेने, वो निर्णय लेने होते थे, उसके लिए मंत्री परिषद का गठन करते, अभी भी होता है। प्रधानमंत्री का कैबिनेट मिशन मंत्री, किचन, कौन कौन सा होता है। तो उस तरह इसके शासनकाल में 500 सदस्यों का मंत्री परिषद था। लिखिए 500 सदस्यों का एक मंत्री परिषद, जिसका प्रधान 500 सदस्यों मेंबर्स का जो है एक मंत्री परिषद होता था, जिसका प्रधान कौन कहलाता था? नहीं, खलाटक। राजा तो अंतिम निर्णय लेता था, मंत्री परिषद का हेड कौन कहलाता था? हाँ, ख आधा ल लाटक, खलाटक। अब आ जाओ अशोक, सम्राट अशोक, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा। आप लोग लिखते हो तो जल्दी हो जाता है, वरना कल तो बहुत लंबा सेशन इसीलिए हुआ था, क्योंकि लिखने में और बोलने फिर 2 टाइम जाता है। हाँ लिखो, 272 से 232 बीसी, 272 से 232 बीसी तक शासन किया था अशोक ने। हो गया। उज्जैन का गवर्नर पहला लिखो, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत तो गवर्नर के ही पद पर करता था। जो राजा होता था वो प्रांतों में अपने बेटे को नियुक्त करता था, बस सिंपल याद रखिएगा। राजा पूरे राष्ट्र का हो जाता था मुख्य, और उसका जो पुत्र होता था उन प्रांतों का मुख्य होता था। अगर पुत्र ना हो तो फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को प्रांतों का हेड नियुक्त किया जाता था। साम्राज्य विस्तार में सेम वही था, इसने भी हिंदू कुश, गुजरात में काठियावाड़ तक किया, कर्नाटक, मैसूर। यहां पर थोड़ा सा ऐसे बदल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो विस्तार था, ऐसा कहा जाता था कि हिंदू कुश तक ना होकर अभी थोड़ा कम था, यानी कि कश्मीर तक ही था। वैसे प्रॉपर विस्तार हिंदू कुश तक ही इनका माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त के तहत जो उत्तर का विस्तार माना जाता है वो कश्मीर तक माना जाता है। और जैसे ही अशोक का शासन काल आएगा, ये विस्तार कहा जाता है उत्तर में कहां तक हो गया?
हिंदू कुश तक। दक्षिण में कर्नाटक के अंतर्गत विस्तार जो है और थोड़ा सा मैसूर तक हो गया था। यहां बंगाल तक ही विस्तार था, और यहां पर बंगाल के नीचे थोड़ा सा ऐसे आइएगा तो कहां तक वैसा इनका विस्तार होता है, तोसली। किसकी राजधानी है? कलिंग। और यहां पर जो विस्तार था इनमें, गुजरात में माना जाता है कि काठियावाड़ तक था, और यहां जो विस्तार था वही अफगानिस्तान और ईरान। इसके समय थोड़ा सा उधर से सिमट कर ईरान में भी थोड़ा कम हो गया था, और मेनली अफगानिस्तान तक जो है साम्राज्य रह गया था। तो ये था इनका साम्राज्य विस्तार। अब इनके बारे में लिखे। पहला लिखिए साम्राज्य विस्तार से ही, क्योंकि माना जाता है साम्राज्य विस्तार जो एक्सपेंशन शुरू तो किया चंद्रगुप्त ने, लेकिन इसने एक तोसली को भी वृद्धि किया। तो माना जाता है कि तात्कालिक समय से, यानी वो जो समय था तात्कालिक समय से वर्तमान तक सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य अशोक का था। लिखिए तात्कालिक समय, तात्कालिक समझते हैं ना, उस समय की जो घटना है। तात्कालिक समय से वर्तमान समय तक, यानी कि प्रेजेंट तक अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य अशोक के शासनकाल में था। इसे लिखिए कि सरनेम क्या दिए गए थे, उपनाम किस किस नामों से जाना गया था अशोक। सम्राटों का सम्राट अर्थात चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों का सम्राट अर्थात चक्रवर्ती सम्राट। दूसरा, कुशल प्रशासक व बौद्ध धर्म का प्रचारक, कुशल प्रशासक व बौद्ध धर्म का प्रचारक। कुशल प्रशासक उसे भी कहा गया था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को भी। तीसरा, भारत का सिरमौर, यानी कि द लीडर ऑफ इंडिया। सिरमौर का अर्थ होता है जो मेन लीडर होता है, भारत का सिरमौर। अब इसकी कहानी कैसे थी सम्राट अशोक के राजा बनने की? तो पहले ये उज्जैन का गवर्नर था अपने पिता के शासनकाल में, और जब तक्षशिला पे 2 बार आक्रमण किया गया था इसके पिता के शासनकाल में, तो एक बार अशोक को भेजा गया था वहां पर। अशोक भी शुरुआती समय में बहुत क्रूर शासक था। ऐसा कहा जाता है, इतिहास में वर्णन है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है बना था शासक। सच्चाई कितनी है किसी को नहीं पता, पर हमें कोई मतलब नहीं। जब ये शासक बनता है तो शुरुआती समय में ये बहुत मारझाड़ करता है, ऐसा नहीं कि शुरुआती समय, लेकिन जब कलिंग युद्ध होता है, कब की घटना है कलिंग युद्ध? तो कलिंग युद्ध के पश्चात कौन सा, मैम क्या बोली? 200, क्योंकि 300 में तो इसका शासन ही नहीं था, 272 से 32 तक शासन किया है इसने। तो कलिंग युद्ध के पश्चात क्या होता है कि इसका हृदय परिवर्तन होता है। ये कहानी सबने सुन रखी है, ये कोई नई कहानी मैं नहीं बता रही हूँ। तो उसके बाद इसके जो कार्य किए गए हैं वहां से प्रश्न आता है। ये कतई नहीं पूछेगा कि ये किसकी हत्या किया, कैसे शासक बना, वो बस समझने के लिए। इसने जो कार्य किए थे वहां से बहुत प्रश्न होते हैं। तो अशोक के शासनकाल में 3 तरह के अभिलेख बनाए जाते थे। तो उन 3 तरह के अभिलेख कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, इनके शासनकाल के बनाए गए इंस्क्रिप्शन से सवाल पूछे जाते हैं, जो अभिलेख बनाए गए थे अशोककालीन। वो 3 तरह के अभिलेख होते थे।
कौन कौन होते थे, कोई बता सकता है? शिलालेख, दूसरा होता था स्तंभ लेख, और तीसरा होता था गुहा लेख। स्तंभ लेख यानी कि जो खंबे अनुसार बनाए गए थे, जो शिला पत्थरों पे और गुफाओं में जो अंकित थे वो गुहा लेख। यानी कि शिला लेख और गुहा लेख कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर ही होंगे कि पत्थर, लेकिन ये था कि स्पष्ट है कि जो गुफा के पत्थरों पे लिखा होगा वही होगा, वो कहीं के पत्थरों पे होगा, वो क्या हो जाएगा, शिलालेख कहलाएगा। तो इनमें से अब कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए जिनसे प्रश्न जो है पूछा जाता है कि कहाँ के अभिलेखों से। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इन्हें भी विभाजित कर दिया जाता था। जैसे कि जो शिलालेख थे इन्हें दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं हम, स्तंभ लेख को, क्योंकि जो बृहद स्तंभ लेख हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके जो हैं लघु से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो है शिलालेखों को बृहद और लघु में विभाजित किया जाता था, इससे भी बृहद और लघु में विभाजित कर दिया जाता था, यानी छोटे स्तंभ लेख और बड़े स्तंभ लेख। तो टोटल जो बड़े स्तंभ लेखों की संख्या है अशोक के शासनकाल में, ये माना जाता है कि 6-7 जो है हमें अभी भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ शिलालेखों में से कुछ का एग्जाम्पल लिखते रहिए, वैसे नोट्स में पूरे हैं पर कुछ लिख लीजिए जिनसे किसी न किसी का कोई संबंध है। पहला लिखिए, पॉइंट लिखिएगा, ऐसे किसी में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखते जाना है। लिखिए, शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा शिलालेख, ये क्या है? हाँ लिखिए, शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा शिलालेख की लिपि खरोष्टी थी। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? नेक्स्ट लिखिए, अधिकांश शिलालेख की लिपि ब्राह्मी थी। अधिकांश शिलालेख की लिपि ब्राह्मी थी। सबसे छोटा अभिलेख कौन था? रूमिनदेई अभिलेख। जिसका विषय क्या था, क्योंकि इन अभिलेखों के अपने अपने विषय होते थे, कोई धार्मिक विषयों पे लिखा होता था, कोई राजकीय विषय पे, राजा के दरबार से संबंधित, और कुछ आर्थिक विषयों पे लिखा गया था। तो लिखिए कि रूमिनदेई जो था आर्थिक विषयों पे लिखा गया अभिलेख था। ब्रैकेट में विषय लिख लीजिए, आर्थिक, इकोनॉमी पर, यानी उस समय के समाज की इकोनॉमिकल स्थिति कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, उसका वर्णन रूमिनदेई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट लिखिए, कौशाम्बी अभिलेख, जो कि अब किस नाम से जाना जाता है? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय काल में? रानी का अभिलेख। क्योंकि अशोक की कई पत्नियां थी, तो उनकी एक पत्नी का नाम था रानी करुवाकी, उसी ने बनवाया था कारुवाकी। खैर वो नहीं पूछेगा। अब लिखो, गुहा लेखों का विषय, यानी जो गुफाओं में लिखित होते थे, इनके जो विषय होते थे अलग होते थे। जितने भी गुफा में लिखे गए थे इनका विषय था धार्मिक, धार्मिक सहिष्णुता। सहिष्णुता। अच्छा, सू है ना? अड़ो आ रहा है, सही, सहिष्णुता होता है। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, लघु स्तंभों का विषय, जो लघु स्तंभ लेख होते थे उनके विषय क्या होते थे? उनके विषय राजकीय होते थे।
सर एक कूना अभिलेख, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। सर एक कूना, ये कहां पर है अभिलेख वर्तमान में? हाँ, अफगानिस्तान के काबुल में। लिखिए, सर एक कूना अभिलेख की भाषा ग्रीक व अरमाइक। सारे फैक्ट्स मतलब वो हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ एवं टोपरा से स्तंभ लेखों को, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ एवं टोपरा से, टोपरा वहीं वेस्टर्न और हरियाणा का कुछ कल्चर उस वहां पर आएगा, टोपरा से अभिलेखों को दिल्ली मंगाया। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में कौशाम्बी अभिलेख को जहांगीर द्वारा, जहांगीर द्वारा मत लिखना, जहांगीर से, क्योंकि वो लाया था, जहांगीर से प्रयागराज मंगाया गया और वहीं कहलाता है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयागराज का जो। नेक्स्ट, भाब्रू अभिलेख पर भाब्रू अभिलेख पर बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है। क्या है बुद्ध, धम्म और संघ? हाँ, तो भाब्रू अभिलेख पर बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है। अब जो इनके अभिलेखों का विषय है 13-14, वो लिखने से अच्छा है नोट्स में पढ़ा हुआ है, रीड कर लीजिएगा कि किस में शिलालेखों में जो अभिलेख हैं, कौन कौन से स्तंभ लेख हैं, जैसे कि लौरिया में है, चंपा, वो कहाँ है, वहाँ एक और स्थान है लौरिया के पास, हाँ, अरेराज में है, है, तो वो सब मेंशन अलग अलग मतलब पूरे हेडिंग के साथ है, वो लिखवाने से कोई ज्यादा फालतू का टाइम जाएगा। अब आपको पता ही है कि वो अगर बुद्ध से प्रभावित है तो उनका कोर सिद्धांत क्या होगा? नैतिक और सदाचार, क्योंकि वो बुद्ध से प्रभावित है। बौद्ध धर्म में भी कोर क्या था? नैतिकता और सदाचार पर बल देना था। तो इनके भी थे, तो धम्म का उल्लेख बहुत सारे अभिलेखों में देखने को मिलेगा। धम्म कुछ नहीं, पाली में धर्म को धम्म कहा जाता है। तो ये सभी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये मेंस में मेंशन करने वाले होते हैं। तो इन्हें हम आगे बढ़ते हुए, एक पूछा जाता है कि इनके कौन से उपनाम किस अभिलेख से मिलते हैं, पूछा जाता है। जैसे कौन से देवनाम पिए इनको दिया गया है नाम, तो उनमें से 3-4 को नोट कर लेते हैं कि कौन से नाम जो है किस अभिलेख से मिलते हैं। लिखिए, दीपवंश क्या है? हाँ, तो दीपवंश में इन्हें जिस नाम से जाना गया है, जिसे माना गया कि ये अशोक हैं, वो लिखिए करमोली। दीपवंश में मतलब कहां पर, किस साहित्य में इन्हें किस नाम से जाना गया, किस अभिलेख में किस नाम से जाना गया? तो दीपवंश में अशोक के लिए करमोली शब्द का प्रयोग हुआ है, करमोली। लघु शिलालेख में इन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया। क्यों कहा गया बुद्ध शाक्य? क्योंकि बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया था, क्योंकि वो शाक्य कुल के थे। और ये भी जो है धर्म प्रचार में उन सभी स्थानों पर गए थे जहां से महात्मा बुद्ध का संबंध था। तो इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध शाक्य। लघु शिलालेखों में इन्हें बुद्ध शाक्य कहा गया है।
अभिलेखों में देवनाम पिय या पियदशी, अभिलेखों में देवनाम पिय, या फिर ऐसे स्लैश बना के लिख देना पियदशी, इंस्क्रिप्शंस जो भी हैं इस नाम से उल्लेख है। पुराण में क्या कहा गया है इन्हें? वायु पुराण से, जिस पुराण से हमें जानकारी मिलती है उसमें क्या कहा गया है? हाँ, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। तो ये कुछ जो है नाम बस याद रखिएगा, पूरे नाम हमें याद नहीं रखने। अब थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि अशोक के, हाँ एक और अशोक के बारे में लिखिए, जो बराबर की पहाड़ियों पर इन्होंने 4 गुफाएं बनाई है। लिखिए बराबर की पहाड़ी लिख लीजिए, और 4 विहार, विहार आप समझते ही हैं रहने के लिए, उनका नाम लिख लीजिए। पूछा जाता है कौन किसके द्वारा? लोमस ऋषि, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, और कर्ण चौपार। क्या है? कर्ण चौपार। शुरुआत में आप जानते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे और कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। एक बात और याद रखिएगा, इनके अतिरिक्त कभी पूछ लिया जाए कि अशोक के अलावा किस मौर्य शासक को देवनाम पिय दिया गया था, तो कौन से थे? मतलब इनके अतिरिक्त भी किसे देवनाम पिय के नाम से जाना गया था मौर्यकालीन शासक को? तो इनका जो पौत्र था दशरथ को भी दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब सीधे जल्दी थोड़ा लिखिएगा, मौर्यकालीन विशेषताएं। जो भी मौर्य पीरियड के फीचर्स हैं उसमें जाइए। नेक्स्ट जो है यही, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा जो पूछे जाएंगे आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। शासकों के बाद जो भी रूलर्स हैं उसके बाद जो प्रश्न ज्यादा बनता है वो बनेगा आपका जो भी फीचर्स हैं, मौर्यकालीन विशेषताएं। पहला लिखिए, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फास्ट लिख लीजिएगा थोड़ा सा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, पॉलिटी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ देखने को मिलती है? डीपीएसपी में। डी शासन का स्वरूप केंद्रीकृत, लिखिए शासन का स्वरूप केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज था, किंतु निरंकुश नहीं था, किंतु निरंकुश नहीं। हाँ लिखिए, शासन का स्वरूप केंद्रीकृत था किंतु निरंकुश नहीं। राजा सर्वोच्च होता था, श्रेष्ठ कौन था? राजा। लेकिन राजा के निर्णयों के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो किस नाम से जाने जाते थे? हाँ, तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। लिखिए, राजा के निर्णयों में सलाह देने के लिए उच्च अधिकारी होते थे जो तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। वो 18 प्रकार के तीर्थ, उसमें लिखा होगा मेरे नोट्स में कौन कौन से किस पद के लिए चुकने हो जाते थे। अब नेक्स्ट लिखिए, हाँ बोले, बोलना है दोबारा? नेक्स्ट लिखिए, साम्राज्य का विभाजन, यानी इतना बड़ा साम्राज्य था तो किसी एक व्यक्ति द्वारा तो प्रशासन वहां नहीं काम चला सकता था, एक व्यक्ति तो सही तरीके से प्रशासन, तो प्रशासन को यानी एडमिनिस्ट्रेशन को आप सिस्टमेटिक रूप से चलाने के लिए वहां विभाजन, डिवाइड कैसे किया गया था? यानी हम बात करें साम्राज्य
का स्तरीय विभाजन किस किस आधार पर जो है विभाजित किया गया था? तो सबसे पहले तो साम्राज्य ही होगा, यानी पूरा क्षेत्र, जिसका हेड कौन होगा? राजा होगा। साम्राज्य के पश्चात जो होता था, यानी कि सबसे पहले हम कह सकते हैं साम्राज्य को उस समय भी किस नाम से जाना जाएगा? केंद्र कहलाएगा। केंद्र का हेड कौन होगा? राजा। इसके बाद कौन होता था? प्रांत। प्रांत का हेड कौन होता था? राजा का पुत्र, जो किस नाम से जाना जाता था? आर्यपुत्र कहलाता था। जो भी होगा वही गवर्नर तो प्रांत का नियुक्त किया जाता था, जैसे अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट लिखिए, प्रांत के नीचे होता था मंडल। प्रांत के नीचे होता था मंडल, और इसके हेड को कहा जाता था प्रादेशिक। इसका हेड कौन होता था? यानी प्रदेश जो क्षेत्र होता था, प्रदेश का हेड जो होगा प्रादेशिक। मंडल के नीचे लिखना विषय। विषय का हेड कौन होता है? विषयपति को यहां पर विषयपति के अलावा स्थानिक नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, विषयपति तो सबको पता है, स्थानिक कहलाता था। उसके नीचे लिखिए, स्थानिक के नीचे स्थानीय होता था, जो 800 गांवों का समूह होता था। विषय के नीचे जो होता था वो स्थानीय कहलाता था। ये क्या था? ये 800 गांवों का समूह था। ये मत आप लोगों में से अगर कोई टीचर का भी दे रहे हो, टीचर का पेपर इजी नहीं पूछा जा रहा है। मैंने एक प्रश्न देखा था, शायद 8-9 में पूछा गया है, 10 गांवों के समूह को पूछ लिया है मौर्यों में। मौर्य से लगातार 9 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 या 100 गांवों का समूह पूछा गया है कि क्या कहलाता है। अब 800 गांवों के बाद कम गांवों का समूह होगा, तो लिखिए 400 गांवों का समूह कहलाता था द्रोणमुख। द्रोणमुख जो कितने गांवों का समूह होता था? 400। उसके नीचे लिखिए खरवाटिक। खरवाटिक, और यही शब्द पूछा है वहां पर, खरवाटिक, जो क्या होता था? 200 गांवों का समूह होता था। इसमें 200 जो है विलेजेस होते थे। और सबसे नीचा होता था संग्रहण। और जो उसमें टीआरई में प्रश्न पूछा गया था कि संग्रहण क्या होता है, क्या 100 गांवों का समूह था? उसमें लिखा हुआ था 500 गांवों का समूह था, 10 गांवों का समूह था, और एक और कुछ दिया था। तो सबसे कम जो होता था संग्रहण, जो कि सबसे छोटा 10 समूह होता था। और सबसे छोटी इकाई फिर क्या हो जाएगी? ग्राम। और इसका मुखिया कौन हो जाएगा? किसी ग्राम से ही चुना गया प्रधान या ग्रामपति। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई कहीं भी ग्राम होगी, लेकिन यहाँ गांवों के भी अलग अलग समूह को बताया गया है। और यही प्रश्न सीधे सीधे जो है टीआरई में पूछा गया था कि संग्रहण शब्द का क्या अर्थ है। क्या 10 गांवों का समूह, 100 गांवों का समूह, 200 गांवों का समूह, और एक और कोई ऑप्शन था जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। हाँ हाँ सर, डीई है ना। हाँ तो वहाँ हाँ 3 था, 100, 200, 10, और इनमें से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ यही प्रश्न था। तो ये बात याद रखिएगा। आगे हैं सुमित सर। तो आज से आप